बात करते हैं। विटामिन्स क्या है कि विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स क्या है कि ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ चुका कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये तो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गए, एंड्रोफेज, इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला करके यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है, किस क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़े अमाउंट में, ठीक है। विटामिन्स की जरूरत हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए, थोड़ा सा करके सारे विटामिन्स हमको चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स का काम क्या है कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे बचाता है? तो ये हमें अगेंस्ट डिजीज, किसी भी तरह का डिजीज हमें होता है, इंटरनल डिजीज हो, एक्सटर्नल डिजीज हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, कोई भी तरह का वायरल डिजीज है, ठीक है। तो बॉडी के इंटरनल वाला डिजीज हो या एक्सटर्नली डिजीज हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अगर हमको होती है तो उस बीमारी से बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? विटामिन्स का है। किसका? विटामिन्स का। इसलिए विटामिन्स को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स करते हैं। क्लास 3 में, क्लास 2 के साइंस बुक में बच्चों को लिखा रहता है, छोटे क्लास के लेवल के हिसाब से वहां पर लिखा रहता है प्रोटेक्टिंग फूड्स। विटामिन्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन्स को क्या कहते थे? प्रोटीन्स को लोग कहते थे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या था? प्रोटीन का काम यह था कि वो हमारे बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करता है और सेल्स और टिश्यूज को वार्म आउट करता है, नहीं डैमेज होने से वो हमें बचाता है। तो प्रोटीन को हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहेंगे। और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए उनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। विटामिन्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड्स कहते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स ये मेरा क्या है? दोनों प्रोटेक्टिंग फूड्स। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डिजीज से बचाता है। इसलिए ये दोनों जो है आपको विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को कैसा चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी, छोटे। ये हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। दे रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट दैट इज A B C D E and K। अब बोलेंगे विटामिन्स जो है, फिर विटामिन्स के भी कुछ टाइप्स हैं। तो विटामिन्स के जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट से हम उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कि विटामिन ए हो गया, बी का मतलब विटामिन बी, सी का मतलब विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब ये जो सारे विटामिन्स हैं, विटामिन बी में फिर आपको जो है फिर उसके अलग विटामिन वैरायटीज है, विटामिन B1, B2, ठीक है, B6, B12। विटामिन बी के अंदर में 4 कैटेगरी है, B1, B2, B6, B12। क्लियर? विटामिन ए की ये सारे विटामिन्स हैं, उनका ये सोर्सेस है और ये उनकी इंपॉर्टेंस है। क्या है विटामिन ए का सोर्सेस? तो विटामिन के बारे में आप लोगों ने समझिए कि विटामिन क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला करके क्या बनाया जाता है? विटामिन्स बनाया जाता है या विटामिन्स बनता है। और वो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ये हमारे बॉडी के तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स है, ठीक है। किस कैसा सिक्योरिटी गार्ड्स? किसी भी तरह के डिजीज अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उस डिजीज से वो क्या करता है? फाइटिंग करता है, फाइट करके उसको दूर करता है, हटाता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, बीमारियों से हमें बचाता है। कितने कौन-कौन से विटामिन हैं? जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए का सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स क्या है? मिल्क, बटर, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरे पत्ती वाली जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो आपको विटामिन ए का सोर्स है। क्यों इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस इसलिए हेल्दी फॉर आई एंड स्किन।
ये हमारे आईज आंखों की रोशनी के लिए फायदा है। आंखों का जो है पावर देखिए, जैसे मेरे को लगा हुआ है ग्लासेस लगा विटामिन्स की, मैंने बचपन में कभी शायद विटामिन्स जो है प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लिया होगा, इसलिए मेरे आईज के जो पावर है ग्लासेस लगाए। तो ये आई के लिए, हेल्दी आई के लिए और हेल्दी स्किन के लिए क्या है, ये विटामिन ए की जरूरत है। आप देखेंगे किसी का स्किन ग्लो करता है अच्छा नहीं, और किसी का स्किन डल पड़ा हुआ है, उसमें कुछ डिजीज हो गई है, कभी दाना निकल रहा है, कभी छाई पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, तो उनको डॉक्टर विटामिन ए की टैबलेट्स या विटामिन ए का सोर्स देते हैं कि आप ये विटामिन ए को क्या कीजिए, प्रॉपर अपने डाइट में लीजिए। विटामिन बी का सोर्स क्या है, मीट, पी मींस मटर, सेरेल्स सभी अनाज है, मछलियां, सी फूड्स, ये सारे क्या है, विटामिन बी का सोर्स है। क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस, ये हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, ये बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर यूज कराता है। ठीक है, ये विटामिन बी का सोर्स है और ये उसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। विटामिन सी का सोर्स क्या है, विटामिन सी मींस के सिट्रस फ्रूट, खट्टा चीज। ठीक है, जैसे हो गया टोमेटो, वो भी आपको खट्टा होता है, जो टमाटर इसको सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब है कि वैसे फल जो हमें टेस्ट में खट्टापन लगता है। आप ऑरेंज ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, उसके बाद जो है आप क्या बोलते हैं अनानास ले लीजिए, वो भी थोड़ा सा खट्टापन होता है, यानी कि और नींबू हो गया। ठीक है, वैसे फ्रूट्स जो टेस्ट में खट्टा खट्टा जैसा लगता है, ठीक है, खट्टा रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स तो सारे वेजिटेबल्स के अंदर में और विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए आपको हर एक विटामिन्स के सोर्स में आपको वेजिटेबल आना ही आना है। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप प्रॉपर लेते हैं, इट मींस कि आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन्स की कमी नहीं होगी और डिजीज भी से भी बचे रहेंगे। तो विटामिन सी का ये सिट्रस फ्रूट है, मेनली इसका क्या है, सिट्रस फ्रूट है, ये खट्टा चीज। क्यों जरूरी है ये, हेल्दी टूथ एंड गम एंड फाइट डिजीज। हेल्दी टूथ यानी कि आपका जो दांत है वो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, गम यानी कि मतलब है कि मुंह के अंदर में दाना निकलना या दांत से जो है पस निकलना, दांत से ब्लड निकलता है, किसी का मुंह स्मेल करता है, ठीक है, इधर दाना निकल जाता है, किसी तरह का छोटा छोटा जो फोराफिंसी होता रहता है, घाव होते रहते हैं, जिसको घाव बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। इंपॉर्टेंस इसीलिए। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, मिल्क, बटर एंड सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। दूध में भी आपको विटामिन डी मिलता है, बटर में विटामिन डी मिलता है, और मेन सोर्स इसका क्या है, सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी आती है। सूरज की रोशनी क्या है कि हम दिन भर सूरज की रोशनी में बैठे रहेंगे तो क्या हमें विटामिन डी मिल जाएगा, नहीं, उसका भी टाइम पीरियड होता है। मॉर्निंग का जो सनलाइट है वो, ठीक है, एक ऐसे टाइप का सनलाइट जो आपका बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा नहीं कि हम धूप में बैठे हैं, हमको गर्मी लग रही है, प्रेशर बढ़ रहा है और पसीना निकल रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, वो वाला विटामिन डी नहीं। ठीक है, ऐसा धूप ले जो आपका बॉडी उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो वो विटामिन डी। इसलिए आप देखेंगे कि माँ अपने छोटे बच्चे को तेल वगैरह लगा हुआ करके क्या करती है कि धूप में उसको सुलाती है। क्यों सुलाती है धूप में, या धूप को उसको खेलने के लिए क्यों छोड़ देती है, इसलिए छोड़ देती है क्योंकि धूप से उस बच्चे के बॉडी को विटामिन डी मिलता है, जिससे उसके जो बोन्स हैं वो प्रॉपर मजबूत होता है। फॉर्मेशन यानी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, यानी कि छोटे बच्चे का दांत निकलता है, पहले उसको कौन सा दांत निकलता है, मिल्क टीथ निकलता है, फिर उसके बाद का परमानेंट टीथ निकलता है। तो छोटे बच्चों का दांत निकलता है तो वो दूध पीने के वजह से, क्यों, क्योंकि दूध में विटामिन डी पाया जाता है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ टीथ यानी कि दांत बनना शुरू होता है उसके मुंह में, और जो उसके बोन्स हैं वो बोन्स मजबूत होते हैं विटामिन डी को। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता है और उसको धूप में उसको जो है रखा जाता है। ठीक है, खेलने के लिए धूप में दे दिया गया, नहाने धोने के बाद जो है माँ अपने बच्चे को तेल वगैरह लगा करके उसको धूप में अच्छे से बिठाता है, इसलिए ताकि उसके बॉडी को धूप मिलेगा, जितना ज्यादा धूप मिलेगा उसका बोन्स उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। विटामिन ई क्या है, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन ई में आपको होल ग्रेन्स आ जाएंगे, जितने भी अनाज, जितने भी तरह के अनाज हैं वो सारे के सारे विटामिन ई में आ जाएंगे। इसका क्या है इंपॉर्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड फाइट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। स्ट्रॉन्ग मसल्स का मतलब है कि हमारे बॉडी के मसल्स को मजबूत करता है, ठीक है, और फाइट टॉक्सिक डिजीज, यानी कि जहरीले हमारे बॉडी के अंदर में जो है टॉक्सिक भी बनता है,
ठीक है, जो जैसे हम लोग पसीना बॉडी से बाहर निकलता है, एक तरह का टॉक्सिक है, मुंह से थूक फेंकते हैं, एक तरह का टॉक्सिक है। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने कभी कोई ऐसा चीज़ खा लिया जो हमारे बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि सड़ता है, गलता है। तो सड़ेगा गलेगा तो एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर वो एक टॉक्सिक को फॉर्मेट करेगा, बनाएगा टॉक्सिक। तो वो टॉक्सिक से हटाने का काम किसका है, विटामिन ए का। इसलिए होल ग्रेन्स इसमें खाया जाता है। विटामिन के किसमें पाया जाएगा, कैबेज, बंद गोभी में, सोयाबीन और स्पैनिश यानी कि पालक में। विटामिन के की जरूरत है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब हो गया कि खून का जमना। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या हो गया कि खून का जमना। कभी हमारा कट फट जाता है, कहीं गिर गया, कट गया, तो देखिए कि कटने के बाद जो हमारा क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा निकलता है, उसके बाद वहां पर थक्का जम जाता है। क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का जमना। तो ये हमको किससे मिलेगा, पालक से, स्पाइनच में। क्यों, पालक में क्या है, तो पालक में आयरन पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कैबेज में आपको आयरन पाया जाता है, सोयाबीन में आपको प्रोटीन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी के ब्लड को क्या करता है कि विटामिन के प्रॉपर क्वांटिटी में देता है, जिससे कि हमारा कभी भी कहीं पर कट लग गया और वहां से ब्लडिंग हो रहा है, तो वो ब्लडिंग ज्यादा देर तक बहे नहीं, ठीक है, तो उसको क्लोट कर देता है, वहां पर क्या करता है, ये जमा देता है, ठीक है। ये विटामिन के हो गए। अब बात आती है मिनरल्स की आती है। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स भी हमको खाद्य पदार्थ, ठीक है, क्या है खाद्य पदार्थ में, ये भी जिस तरह से विटामिन्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए था, उसी तरह से मिनरल्स भी हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। किस लिए चाहिए, ताकि हमारा बॉडी अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शन कर सके, डेवलपमेंट हो हमारे बॉडी का, ग्रोथ हो, और हमारा हेल्थ क्या है, हमेशा अच्छा है। मिनरल्स के सोर्स है ये सारे मिनरल्स के नाम आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये मिनरल्स है, खाद्य पदार्थ है, उनके सोर्सेस हैं और ये इंपॉर्टेंस है। क्या है, जैसे आयरन। अब आयरन का क्या सोर्स है भाई, स्पाइनच। अभी मैंने यहाँ बताया था कि विटामिन के किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, जिसका काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को जमाना। आयरन में आपको आयरन किसमें पाया जाएगा, स्पाइनच में। एप्पल जो सेब खाते हैं, टर्निप इसकी मूली जो खाते हैं, चाहे मूली खाइए, गाजर खाइए, या फिर जो है आप सलजम खाइए, ठीक है, यानी कि वैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसको आप कच्चा चबा के खा सकते हैं, ठीक है, उनमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। पालक के पत्ते का जूस बनता है, ठीक है, कुछ लोग पालक को कच्चा चबा के भी खाते हैं या जूस बना के पीते हैं, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं। किस लिए खाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। किस लिए, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारे बॉडी के अंदर में हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन जो है ये एक तरह का जो है केमिकल पिगमेंट्स का, ये हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा पिगमेंट जो हमारे बॉडी के ब्लड को क्या करता है कि रेड होने के लिए और रेड होने में जो है ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। और हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को क्या करना, अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग करके बॉडी के हर एक पार्ट्स तक लेके पहुंचाना, ठीक है। तो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन को ये फॉर्मेट करता है, क्योंकि जब तक हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा आपका आरबीसी या डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा, इट मींस रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके ब्लड ही नहीं बनेगा। तो ब्लड को बनने के लिए क्या चाहिए, हेमोग्लोबिन चाहिए। और हेमोग्लोबिन किससे बनेगा, आपको एप्पल, स्पाइनच और टर्निप से, ठीक है। आप ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, आपका हेमोग्लोबिन का परसेंटेज निकाला जाता है, एबव 50% है या 50% से ऊपर है, तो इसका मतलब है आपके बॉडी में ब्लड प्रॉपर क्वांटिटी में। अच्छा, अगर 50% से नीचे, डॉक्टर रेड लाइन लगा देता है कि आपका हेमोग्लोबिन कम है, आपको जो है आयरन की गोली आपको देता है, नहीं, या आयरन सिरप देता है, या आपको आयरन वाले मटेरियल्स खाने के लिए बोलता है कि आप पालक खाओ, टर्निप खाओ या सेब खाओ, जिसमें कि आपको आयरन मिले। और आयरन क्या है, एक मिनरल से, खाद्य पदार्थ है। दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, ये आपको मिल्क में मिलेगा एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि दूध में और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो मिलते हैं, उसमें आपको क्या है, कैल्शियम पाया जाता है। वही कैल्शियम आपको विटामिन डी, यानी कि दूध में जो विटामिन डी पाया जाता है, तो विटामिन डी का काम क्या है, बोन्स को फॉर्मेट करना, बोन्स को मजबूत करना। तो कैल्शियम ये एक मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के स्ट्रॉन्ग टीथ को और बोन्स को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। जब हमारा मिल्क टीथ टूटता है छोटे बच्चे का, ठीक है,
तो मिल्क टीथ टूटने के बाद जो वहाँ पर परमानेंट टीथ निकलता है, छोटा 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 दांत निकलता है, स्टार्ट होता है। पहला जो दांत निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध का दांत बोलते हैं। जब वो मिल्क टीथ टूटता है तब वहाँ पर फिर एक परमानेंट टीथ निकलता है। तो वो निकलता है कैसे, उस निकलने को ऐसे मींस कि वहाँ पर हड्डी, वहाँ पर जो है एक बोन्स क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ, यानी कि मजबूत दांत बन के जो निकलता है, इसको लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। और हमारा दांत मजबूत रहे, हड्डी हमारी मजबूत रहे, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम लेना पड़ेगा। और कैल्शियम किससे मिलेगा, मिल्क से या उसके प्रोडक्ट से, और वेजिटेबल से मिलेगा, और अंडा से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डिसाइड था बटर और मिल्क और सनलाइट है, ठीक है। कैल्शियम किसका, अब ये फास्फोरस, ये भी मिनरल्स है, किसके कहाँ पे मिलेगा आपको, ये सबसे ज्यादा फास्फोरस किसमें मिलता है, बनाना में मिलता है, केला में मिलता है, मीट में मिलेगा, होल ग्रेन एंड फिश। होल ग्रेन मतलब जितने भी तरह के अनाज हैं, ठीक है, उसमें आपको फास्फोरस मिलेगा। मछली में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, बनाना केला में सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। इसका भी काम यही है, हड्डी और दांत को मजबूत करना, एंड कंपाउंड्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सेल को क्रिएट करना, सेल बनाना। क्योंकि विद इन अ सेकेंड हम बहुत सारे सेल्स डेड भी होते हैं, और विद इन अ सेकेंड बहुत सारे सेल्स तुरंत में फॉर्मेट भी हो जाता है, बन भी जाता है। तो सेल डैमेज भी होते हैं, तो डैमेज सेल को रिपेयर करना या डैमेज सेल को फिर से बनाना, या सेल डेड हो गया तो उसके जगह पे दूसरा सेल को तुरंत बनाना, प्रिपेयर करने का काम किसका है, ये आपको फास्फोरस का काम है। जो हम केला लेंगे, मीट लेते हैं, या होल ग्रेन्स लेते हैं, या मछली खाते हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। फास्फोरस क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करता है, और बॉडी के अंदर सेल के कंपाउंड्स को बनाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा सेल बनेगा हमारा बॉडी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेल टूटता भी है, बनता भी है, ठीक है, डेड भी होता है, डैमेज भी होता है। तो अगर डैमेज हो गया या डेड हो गया तो उसके जगह पे दूसरा सेल अगर नहीं बनेगा तो फिर टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो फिर हमारा बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन्स क्या बनेगा, हमारा डैमेज हो जाएगा। लास्ट क्या है, आयोडीन। आयोडाइज्ड साल्ट और सी फूड, यानी कि समुद्री इलाके में पाए जाने वाले जो भी समुद्र से निकाल के जो खाया जाता है, जिसको हम सी फूड बोलते हैं। आप देखेंगे कि कोरिया में, चाइना में, जापान में स्ट्रीट फूड्स के शॉप पे आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है सी फूड्स, अलग अलग तरह के सी फूड्स खाए जाते हैं। वो लोग सी फूड्स क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें आयोडीन पाया जाता है। समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, साल्टी वाटर होता है। साल्टी वाटर होने की वजह से समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनको हम लोग खाते हैं, चाहे प्लांट्स के फॉर्म में खाएं या एनिमल्स के फॉर्म में खाएं, सी से, समुद्र से लाया जाने वाला प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है, उसमें आपको क्या पाया जाएगा, आयोडीन ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के पानी में है, ठीक है। और जो नमक हम सब्जी में खाते हैं, ठीक है, तो सब्जी बनाने में जो भी लेते हैं नमक, वो नमक हमारा कैसा होना चाहिए, आयोडाइज्ड साल्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आयोडाइज्ड, तो ये बोले टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर का एक ग्लैंड है, ठीक है, उस ग्लैंड्स को क्या करता है, ये जो है आयोडीन जो है कंट्रोल करता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ जाएगा तो हमको एक डिजीज हो सकता है। कौन सा डिजीज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं गोइत्री बोलते हैं। गोइत्री यानी कि घेघा रोग। आप देखे होंगे किसी फोटो में देखेंगे, अब तो खैर सब जगह आयोडाइज्ड सॉल्ट होने की वजह से ये बीमारी जो है, जो गोइत्री का जो बीमारी है, ये आप समझिए तो 90% या 95% जो ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। जो पुराने जमाने में टाइम थे, इट मींस कि 100 इयर्स एवर, उस समय आयोडाइज्ड साल्ट उतना बना नहीं था या आयोडाइज्ड साल्ट मिलता नहीं था, ठीक है, लोगों के पास आयोडाइज्ड सॉल्ट पहुंचता नहीं था, जिसकी वजह से उनके बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन की कमी हो गई, थायराइड ग्लैंड जो हमारे पास जाता है, थायराइड ग्लैंड वो अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल होगा तो गले में क्या निकलेगा, कि जो है मसल्स क्रिएट होकर बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे घेघा रोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, गोइत्री, क्या बोलते हैं, GOITRE, गोइत्री, गले में निकलता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपको इसी पोर्शन में पाया जाएगा, ठीक है। और वो कंट्रोल, अगर अनकंट्रोल होगा तो आपके गले में एक मसल्स बाहर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि
अब सारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट्स पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन्स पढ़े, मिनरल्स पढ़े, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे, इनकी हम इंपॉर्टेंस भी जान लिए, सोर्सेज भी जान लिए, कहाँ से मिलते हैं, क्यों जरूरी है। अब हमको नेक्स्ट जो क्लासेस में हमको लेना है, समझना है, वो नेक्स्ट क्लास में ये समझना है कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी में अगर हमको न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाता है तो उनकी डिफिशियंसी में हमको कौन सा डिजीज होगा, ठीक है। सिर्फ दिस इंपॉर्टेंस हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चाहे इस विटामिन और मिनरल्स का इंपॉर्टेंस पढ़िए, सब जो मैंने बताया यहाँ पर, या फिर आप जो है प्रोटीन का, फैट्स का या कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। अब हमको सिर्फ इनका डिफिशियंसी डिजीज पर चर्चा करना है। आप लोग देखेंगे कि मेरा बोर्ड चेंज हो जाता है, इससे पहले वाला जो बोर्ड था वो अलग है, ये जगह अलग है, ठीक है। मैं दो जगह क्लासेस लेता हूँ, इसी वजह से एक बोर्ड अलग है, ये बोर्ड अलग है, ठीक है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के पॉइंट में आपको आएगा रफेज और डाइटरी फाइबर्स। रफेज और डाइटरी फाइबर्स का मतलब हो गया, रफेज का मतलब होता है कि वैसे फूड मटेरियल्स या वैसे सब्जियां या प्लांट वेजिटेबल्स जो भी है जिनमें रेशा हो। जिस सब्जियों में क्या पाया जाता है, रेशे वाली सब्जियां, ठीक है। गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो उनमें रेशा हमें दिखता है, पतली पतली जो है धागे की जैसे रेशा में दिखने को मिलता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स। अब ये रफेज क्यों आ गया, गाजर खा रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए रफ कैसे हो गया, क्यों रफ हो गया, ये चाहे वो सब्जी ले रहे हैं, किसी भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स लो या फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, तो उनको खाने के बाद जो उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो हमारे बॉडी के फंक्शन को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसी फूड का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है कि रफेज और डाइटरी फाइबर्स किसको कहेंगे, कि द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड का मतलब हो गया कि फूड का वो हिस्सा, पोर्शन, वो पोर्शन जो अनडाइजेस्ट होता है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर हम लेते क्यों हैं, तो उसका भी वो इम्पोर्टेंस है कि आखिरकार अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसे अपने फूड में लिए क्यों, ठीक है। लेकिन हमारे फूड के साथ साथ वो चले जाता है, ठीक है। जो भी आप वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें जो रेशा पाया जाता है, धागा के जैसे दिखता है, ठीक है, प्लास्टिक की पन्नी के जैसे दिखता है। जैसे आप टमाटर को छीलोगे तो टमाटर के ऊपर में प्लास्टिक के जैसे आपको जो है दिखेगा, ठीक है। बैगन जो ब्रिंजल है उसको आप छीलेंगे या जब सब्जी पक जाती है तो उसके ऊपर से एक प्लास्टिक टाइप का रेशा निकलता है, पन्नी टाइप का निकलता है, ठीक है ना। उसी तरह से गाजर है, मूली है, बंद गोभी है या पत्ता गोभी है, ठीक है, तो उनके पत्ते में, उनके पार्ट्स में आपको जो है रेशा दिखता है पकने के बाद, या कच्चा में भी आप देखेंगे आप, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो जब हमारे खाने के साथ साथ, ठीक है, खाने के बाद जब वो हमारे क्या कहते हैं स्टमक में चल जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर वहाँ से वो ट्रांसफर होकर चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये जो भी फाइबरी फूड्स हैं, फाइबरस फूड्स हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और लेकिन जब डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि ये डाइजेस्ट नहीं होने के बाद भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, हेल्दी रखता है। अब कैसे हेल्दी रखता है, अब जो वो जो रेशा है, ठीक है, तो वो रेशा क्या करता है कि हमारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने में, मूव आउट करने में ये हेल्प करता है कि स्टमक से, स्टमक में डाइजेस्ट होने का है वो डाइजेस्ट हो गया। अब वहां से डाइजेशन होने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाना है स्टमक से ट्रांसफर होना है, तो वो ट्रांसफरिंग में उसको हेल्प करता है, मूव आउट में हेल्प करता है। भले ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन डाइजेस्टेड फूड को ये क्या करता है, मूव आउट करने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इनको हम इसलिए कहते हैं क्या, रफेज और डाइटरी फाइबर्स।
दूसरा न्यूट्रिएंट्स में आपको आएगा वाटर, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पानी, ठीक है, जिसका ना तो कोई टेस्ट होता है, ना तो कोई कलर होता है, और ना ही कोई इसका स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट करने का मतलब है कि ये आपको सॉलिड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में मिल सकते हैं, गैस के भी फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेट में पाया जाएगा, ना तो इसका कोई कलर होता है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने फूड आइटम्स को गिवन करने के साथ साथ, लेने के साथ साथ हम क्या करते हैं, बीच बीच में कभी कभी पानी भी हम पीते रहते हैं, ठीक है। और आफ्टर मील समटाइम्स कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं कि पानी को फिर प्रॉपर वे में अच्छे से लेते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 1 बोतल जो भी है पीते हैं। तो पानी का क्या रोल है, तो बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 70%, क्या बोल रहा है, 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, यानी कि हमारे बॉडी का जितना वेट है उसका 70% आपको क्या रहेगा, सिर्फ वाटर का वेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बॉडी का वेट 100 kg है, इसका मतलब है कि 70 kg क्या है, वाटर के सब्सटेंस हमारे बॉडी में है, जिसका वेट है 70%। जो बॉडी का वेट होता है वो वाटर की वजह से होता है। अब ये वाटर 70% अगर हमारे बॉडी को कैप्चर करके रखा है, इसका कुछ हेल्प भी होगा। तो हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में फूड के सब्सटेंसेस को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी, सोखने में भी पानी क्या करता है कि पानी ये एकदम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी फूड्स को अच्छी तरह से अपने में क्या कर सकता है, सोल्यूट कर सकता है, मिला सकता है, ठीक है, सोल्यूबल करने का पावर रखता है अपने अंदर पानी, ठीक है। तो पानी हमारे फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करेगा, एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये बीच बीच में रेगुलेट करते रहता है। जैसे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जब ज्यादा हाई हो जाता है तो हमारे बॉडी का भी प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, तब अपने बॉडी के प्रेशर को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग ठंडे पानी का सेवन करते हैं। नॉर्मल वाटर, ठंडा का ट्यूबवेल का पानी हो, कहीं का भी पानी, ठीक है। तो वो पानी पीने के बाद हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फॉल डाउन, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट भी करता है, एंड वेरियस केमिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। जब डाइजेशन होता है उस वक्त भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जब एक्सर्शन होता है उस टाइम में भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर में, डाइजेशन के टाइम में। तो डाइजेशन के टाइम में जब केमिकल रिएक्शन होगा उस वक्त भी पानी हमारे बॉडी को क्या करता है कि हेल्प करता है उस केमिकल रिएक्शन को वर्क में लाने के लिए। और एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि बाहर निकालना, ठीक है। पानी ही है जो हमारे बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। जैसे पसीना के शक्ल में हो गया, या मुंह से जब हम थूकते हैं उसके शक्ल में हो गया, स्नोज करने के टाइम में जो मुंह से छींकते हैं उस टाइम में हो गया, या नाक से जो है, नाक में जब सर्दी हमारे कफ हो जाता है तो उस वक्त जो हमारे बॉडी का जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है, ठीक है, इट मीन्स कि हम जब वॉशरूम जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, तो वहाँ भी क्या है कि जो है वाटर इस चीज को हेल्प करता है एक्सक्रेशन में, यानी कि अंदर के टॉक्सिक मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने में भी ये हेल्प करता है। और हमारे फूड आइटम्स जो हम लेते हैं अंदर में, उसको ये अच्छी तरह से डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में भी ये जो है हमारा हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी जो है ये रेगुलेट करता रहता है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्सअप करने में ये हेल्प करता है। क्लियर, ये वाटर के बारे में हो गया। तीसरा है एक मेन, आपका वो आपके कवर हो चुके हैं, मेन 6 टाइप्स आपका हो गया। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि बैलेंस डाइट क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलित आहार। आहार का मतलब होता है कि खाने वाला सामान, मटेरियल्स, फूड आइटम्स को ही हम लोग क्या करते हैं, आहार करते हैं। जो भोजन हम अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं उसको हम आहार करते हैं, आहार, ठीक है। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है भाई, अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन along with roughage and water, यानी कि फूड आइटम्स जो हम अपने बॉडी के अंदर में लेंगे, ठीक है, तो वो एक एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। किसमें, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, विथ रफेज एंड वाटर, यानी कि हम अपने जो डाइट
जो चार्ट हम बनाते हैं कि हमको लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में हमको क्या लेना है, ठीक है। तो जो हम एक फूड चार्ट बनाते हैं कि हमको ये चीज आइटम इस तरह के हमको महीने में जो है खाना है या डेली अपने रूटीन में जो है इनको शामिल करना है। तो जो भी हम डाइट चार्ट हम बनाएंगे उस डाइट चार्ट में मेरा ध्यान रहना चाहिए, ये होना चाहिए कि उसमें रफेज और वाटर भी आइटम्स उसमें आने चाहिए। और ये एक आपको जो डाइट बनाना है, ये डाइट ऐसा डाइट बनाना है जिसमें सारी चीज शामिल हो। क्या क्या चीज शामिल हो? डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, रफेज हो गए, ठीक है। और तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स कैसा होना चाहिए? इन राइट प्रोपोर्शन यानी कि एक जो है ऐसा नहीं हो कि ज्यादा हम विटामिन ले लिए या ज्यादा मिनरल्स ले लिए, ज्यादा कभी जो है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए, कभी जो हम ज्यादा फैट्स खा लिए, ठीक है, कभी ज्यादा प्रोटीन्स हम ले लिए। तो ऐसा नहीं, बैलेंस का मतलब ही होता है कि बराबर होना चाहिए हर चीज। हमारे बॉडी को जितना कैलोरी एनर्जी चाहिए उतने कैलोरी में हमको सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, राइट अमाउंट में हमको उसको फिक्स करना है। एक चार्ट जो हम बनाएंगे तो उस चार्ट में हम सारे फूड आइटम्स को क्या करेंगे, ये उसको बोलते हैं फूड पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। फूड पिरामिड में हमें सबको वेरिएट कर देना है। लंच के टाइम में क्या लूं कि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स आ जाए, डिनर में क्या लें, न्यूट्रिएंट्स आ जाए, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आ जाए, और तीनों टाइम के क्या कहते हैं कि खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स आने के बाद हमारा जो बॉडी को जितना कैलोरी एनर्जी चाहिए वो उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा होगा तो फिर हम उसको बैलेंस डाइट नहीं कर सकते। बैलेंस का मतलब ये हो गया कि मेरे बॉडी को जितनी कंजम्पशन है, एनर्जी की जरूरत है, उतना ही लें, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। इसी में एक आता है डिफिशियंसी डिजीज। बैलेंस डाइट के बाद क्या आएगा आपका, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब हो गया कि वैसी बीमारियां जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, यानी कि डिजीज दैट आर caused ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया डिफिशियंसी डिजीज का मतलब ये कि इस तरह की बीमारियां किनको होगी, जो लंबे समय तक अपने डाइट में किसी एक न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिएंट्स को शामिल नहीं की है, मिलाए नहीं है, ठीक है। होता है खाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारा छूट जाता है। अब मान लो कि कोई गरीब आदमी है, वो दाल चावल रोटी खा रहा है, महीने में कभी कभार वो मीट अंडा फल खा पाता है, तो उसका विटामिन छूट जा रहा है, मिनरल्स छूट जा रहा है। अगर वो विटामिन और मिनरल्स जो है उसका लंबे टाइम तक अगर छूटते रहेगा, ठीक है, उसके फूड आइटम से अगर वो बाहर रहेगा, आउट रहेगा, तो उसको डिजीज हो सकती है। कौन सी डिजीज होगी? डिफिशियंसी डिजीज होगी, यानी कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डिजीज होगी, ठीक है। और डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग दो पार्ट्स में बांटे हैं, एक विटामिन में और दूसरा आपको मिनरल्स में आपको आएगा डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन का मतलब ये हो गया कि हम बताए थे पहले कि पहले वाले इसमें कि विटामिन में आपको मैंने बताया है कि विटामिन का मतलब हो गया कि सारे न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में जो है हम सारे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करके जो फूड मेरा प्रिपेयर होता है वो आपको किस में आ जाएगा, विटामिन के अंदर में आ जाएगा। तो विटामिन की कमी की वजह से जो डिजीज होंगी वो भी आपको डिफिशियंसी डिजीज आएगा। तो विटामिन के अंदर में सारे न्यूट्रिएंट्स आपके आ जाएंगे। मिनरल्स के भी अंदर में आपको जो है न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ये दोनों का दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स से को ही हम लोग विटामिन और मिनरल्स करते हैं। अब विटामिन की कमी से हमें जो डिफिशियंसी डिजीज होगी ये यहाँ पर, जैसे विटामिन ए की कमी से आपको हो रहा है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंध, यानी कि धुंधला दिखना। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी और स्किन डिसऑर्डर की बीमारी होती है। स्किन डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि स्किन में कोई डिजीज हो जाएगा, खुल जाने का, घाव का, या कोई तरह का दाग धब्बा आ जाएगा। बेरी का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी का अपर हिस्सा, यानी कि जो कमर से ऊपर का हिस्सा है वो आपका फैटी नहीं होगा। कमर से नीचे का हिस्सा क्या होता है, यानी कि दोनों जो लेग्स हैं हमारे, कमर से नीचे वो ज्यादा फूल जाता है और वैसी हालत में हम चल नहीं पाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, बेरी कहेंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको, एस्कर्वी। एस्कर्वी का मतलब हो गया कि दांत से जो है ब्लड निकलता है, दांत मुंह मांगने लगता है, ठीक है। अंदर मुंह के अंदर में जो है क्या कहते हैं कि
घाव निकल जाते हैं, ठीक है, यानी कि गम्स इन द माउथ। विटामिन डी की कमी से क्या होते हैं, रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स किसको होता है, चाइल्ड को, छोटे बच्चों को अगर विटामिन डी की कमी होगी तो छोटे बच्चों का आप देखे होंगे कि किसी भी फोटो वगैरह में कहीं पर कि किसी बच्चे का जो बोन्स है, पैर का बोन्स है, वो बो शेप का हो गया। बो शेप का मतलब हो गया कि राउंड शेप का, दोनों पैर का जो हड्डी है हम लोग का सीधा होता है, उनका क्या हो जाएगा, मुड़ जाता है, बो टाइप, यानी कि जैसे धनुष देखते हैं ना, तो धनुष के शेप का उसका पैर हो जाएगा या हाथ का दोनों हड्डी जो है उसका हो जाएगा। तो ये चाइल्ड के एज में होता है, चाइल्ड छोटे बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है हमें, हेमरेज। हेमरेज का मतलब हो गया कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बनना, क्योंकि हम लोगों ने विटामिन में पढ़ा कि विटामिन के का काम क्या था कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प ये हमें करता है। विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट करने में। तो बताया था मैंने कि वीडियो में बताया है कि जो है कहीं पर कट फट लग गया तो वहां से जो ब्लड जो बहना चालू होता है तो कुछ देर के बाद वहां पर ब्लड जो है रुक जाता है, थक्का जम जाता है ब्लड का, तो विटामिन के की वजह से। अगर हम विटामिन के ना लें तो हमें हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होना, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स भी हैं जिनकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से, अगर हमारे बॉडी के अंदर में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम किससे आएगा, आपको मिल्क से आएगा, ठीक है, एग से, और क्या कहते हैं कि सनलाइट से आता है, आपको कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स, ठीक है, मैंने बताया कि रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ओल्ड एज के लोगों को होता है, बूढ़े लोगों को होता है। आप देखेंगे कि जो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो ओल्ड एज में आने के बाद उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से उनका बॉडी क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है, उनका पीठ पैर सब कुछ क्या होता है, झुक जाता है। जो कि अपने एडल्ट में जब थे तो वो पूरे सीधा थे, लेकिन ओल्ड एज में आने के बाद बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से उनका बॉडी क्या हो जाता है, झुक जाता है इस तरह से, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, जो ओल्ड एज को होता है, और रिकेट्स चाइल्ड को होता है, ठीक है। फास्फोरस की वजह से, इससे भी आपको जो है रिकेट्स की बीमारी होती है। आयरन की कमी के, आयरन की कमी से, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा कि आपको एनीमिया नाम की बीमारी होगी। एनीमिया का मतलब होगा कि ब्लड लॉस, बॉडी में ब्लड बनता नहीं है। इसमें एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग को डॉक्टर्स जो है क्या बोलते हैं कि आप आयरन की टेबलेट लो या आयरन का सिरप लो, या फिर आप वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाला सब्जी, हरे पत्ते वाला सब्जी, जैसे आपको मेन सबसे बेस्ट है आपको स्पाइनच यानी कि पालक, पालक खाना चाहिए। उससे हमारे बॉडी में आयरन जो है, आयरन की कमी नहीं होती। और आयरन की कमी नहीं होगी तो आयरन जो है हेमोग्लोबिन को क्रिएट करेगा, हेमोग्लोबिन क्रिएट होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड की कभी लॉस नहीं होगी, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोएट्री, मैंने बताया था, ठीक है, बताया कि आयोडीन से क्या है कि जो है गले में एक मसल्स क्रिएट आउट हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से थायराइड, आयोडीन का काम क्या है कि थायराइड ग्लैंड को क्या करना, कंट्रोल में रखना। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो ये गिवन आउट हो जाएगा, कि बाहर निकल जाएगा। और इस पोर्शन में हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। और जब भी गोइट्री निकलता है तो इसको ये कहाँ पर, गले में निकलता है, यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में, इस साइड में कहीं पर भी वो निकल सकता है। पहले के जमाने में जब आयोडीन की जो है, बताया है मैंने कि आयोडीन, जब आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं मिल पाता था लोगों को, या फिर जो है लोग सी फूड नहीं करते, तो जहाँ पर समुद्र है तो वहाँ के लोग सी फूड्स का, और अगर हमारे इधर किसी भी एरिया में जहाँ पर समुद्र नहीं, हमें सी फूड नहीं मिल रहा है, तो हम अपने फूड में जो सॉल्ट डालते हैं वो सॉल्ट हमारा कैसा होना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए। आप मार्केट जाएं तो आप मार्केट से सॉल्ट लेते समय आप देखेंगे पैकेट पर लिखा रहेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल रखता है, जिससे कि हमें गोइट्री की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है,